Bansal. I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लास्ट वीडियो लेक्चर है ऑफ योर चैप्टर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आपके 5वें यूनिट यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास +1 बायोलॉजी के अंदर आ रहा है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम आज हेमोग्लोबिन के बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करने के प्रोसीजर पे देखेंगे। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे मसल पिगमेंट यानी कि मायोग्लोबिन के बारे में। जैसे कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, वैसे ही मसल्स के पास अपना खुद का पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। इसके अलावा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल सेंटर देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है। और फाइनली हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेमोग्लोबिन एज अ बफर। एक बफर सॉल्यूशन क्या होता है आपको केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आपको बता दिया गया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH ईदर ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन इट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डाल भी दें फिर भी उसकी pH चेंज ना हो, उसे बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी की एक पर्टिकुलर pH रहती है, आपकी स्किन की एक पर्टिकुलर pH रहती है, आपके यूरिन की एक पर्टिकुलर pH रहती है, बॉडी फ्लूइड्स की एक पर्टिकुलर pH रहती है। ब्लड, इवन अगर ब्लड की बात की जाए, वो स्लाइटली अल्कलाइन साइड पे होता है। ओके, तो ये जो ब्लड की pH है, इस pH को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसकी pH को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? हेमोग्लोबिन इसमें रोल प्ले करता है। आप जानते हैं अगर ब्लड के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए तो ब्लड एसिडिटी की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ब्लड के अंदर OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाए या बाइकार्बोनेट आयन्स ज़्यादा हो जाए तब ब्लड एल्कलिनिटी की तरफ मूव करेगा। लेकिन थोड़े से बाइकार्बोनेट ज़्यादा होने या थोड़े से H पॉजिटिव ज़्यादा होने से ब्लड की एसिडिटी या बेसिसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो एक बफर का रोल प्ले करता है। बफर यानी कि अगर एक्स्ट्रा H हुए तो ये एक्स्ट्रा H को पकड़ के कैप्चर कर लेगा, जिससे सॉल्यूशन में या हम कहें ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव नहीं बचेंगे। फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव नहीं है यानी आपने एसिडिटी को कंट्रोल कर लिया। अगर मैं कहूँ कि सिस्टम के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, यानी आपके ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा है जो एल्कलिनिटी कॉज कर रहे हैं यानी बेसिसिटी कॉज कर रहे हैं, तो आपका ब्लड क्या करेगा? आपके ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो H आयन रिलीज कर देगा जो पहले कैप्चर किए गए थे, ताकि बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके वो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, OH नेगेटिव ज़्यादा है तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है ताकि OH के साथ वो कंबाइन करके वाटर बना दे, और वाटर आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो चलिए, इसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, इसे रिटन में कैसे लिखना है, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाई हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज अ गुड बफर सॉल्यूशन। तो ब्लड बफर होता है क्योंकि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन बफर का रोल प्ले करता है। ब्लड के अंदर आप जानते हैं जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी H2CO3 बनेगा। H2CO3 ब्रेक करेगा H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, और H पॉजिटिव की वजह से ब्लड जो है वो एसिडिक होने की कोशिश करेगा। जितने ज़्यादा फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव होंगे उतना ही आपका ब्लड एसिडिक होता जाएगा। तो हेमोग्लोबिन इस केस में क्या करता है? HB इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके HHB बनाता है, एसिड हेमोग्लोबिन। ओके, अब सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव नहीं है, एज H पॉजिटिव आर सैचुरेटेड, एसिडिटी इज रिड्यूस्ड। अब मान के चलते हैं कि ब्लड बेसिक होता जा रहा है, बेसिक या अल्कलाइन होता जा रहा है, तो ये HHB क्या करेगा? ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा, HB अलग से गया, और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव या बाइकार्बोनेट आयन्स के साथ कंबाइन करके अल्कलिनिटी को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब H पॉजिटिव किसी बाइकार्बोनेट के साथ या OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है तो वो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके,
तो ये था हमारे पास हेमोग्लोबिन एज अ बफर सॉल्यूशन। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, नाम है केस ऑफ मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे आपके ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 का कैरियर होता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम यही पढ़ पाते हैं कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है टू द टिश्यूज। अगर मैं ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में बात करूं, नो डाउट आपकी बॉडी में CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो अगर मायोग्लोबिन का केस देखा जाए, ये कहाँ मिलता है, मसल्स के अंदर, स्पेशली लेग्स की मसल्स और हार्ट की मसल्स में, जिनको बहुत वर्कआउट करना होता है। प्लस इट इज़ अ पिगमेंट लाइक हेमोग्लोबिन। इसके अंदर सिंगल हीम है। पिछले केस में 4 रिंग्स थी, इस केस में सिंगल रिंग है और सिंगल ही प्रोटीन की चेन है। पिछले केस में 4 प्रोटीन की चेन थी, 2 अल्फा 2 बीटा या 2 अल्फा 2 डेल्टा। तो हेमोग्लोबिन में 4 रिंग्स और हर रिंग में 1 आयरन और 4 प्रोटीन था, लेकिन यहाँ पे सिंगल रिंग विद सिंगल आयरन एंड सिंगल प्रोटीन चेन है। तो अगर सिंगल आयरन है दैट मीन्स कोऑपरेटिविटी का तो कोई इशू ही नहीं है ना। जब हमारे पास हेमोग्लोबिन में 4 आयरन थे, एक ने ऑक्सीजन पकड़ा था, तो बाकी 3 को ये आग मच गई थी कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है। लेकिन यहाँ पे है ही सिंगल आयरन, तो यहाँ पे कोऑपरेटिविटी होने के चांसेस नहीं है। इसके ग्राफ की शेप देखी जाए तो ये हाइपरबोलिक होती है। ये हाइपरबोला कैसा होता है, कुछ इस तरीके से कर्व बनती है। ओके, अच्छा, इसमें खास क्या है, यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बनाया गया है। ये कितना है, ये जस्ट 40 है। 40 पार्शियल प्रेशर पे भी मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन का बनाया गया है, ये 95% सैचुरेटेड है। इधर मैंने परसेंटेज सैचुरेशन बनाया है, जैसा कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में भी हमने बनाया था। तो 40 पार्शियल प्रेशर पे हमारा हेमोग्लोबिन तो सिर्फ 75% सैचुरेटेड था और ब्लड हो गया था डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, मायोग्लोबिन के केस में मैं लिख देता हूँ, इट इज केस ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ पे 40 पार्शियल प्रेशर पे 95% मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड पड़ा है। और जब आप इस वैल्यू को सिर्फ 5 mm पे ले आते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 mm है, 5 mm पे भी हमारे पास 60% मायोग्लोबिन अभी भी ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है। यानी बहुत कम पार्शियल प्रेशर पे भी ये ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर ये ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या ये एक अच्छा कैरियर हो सकता है? ये वही बात हुई कि आपने ट्रक के थ्रू माल लोड करके किसी जगह पे भेजा, लेकिन ट्रक का जो मालिक है या ट्रक का जो ड्राइवर है वो इतना लालची होके बैठा है कि वो कहीं पे माल उतारने ही नहीं जा रहा है। वो कह रहा है कि सारा सामान ट्रक के अंदर पड़ा है और ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। मायोग्लोबिन इतने कम पार्शियल प्रेशर पे, जस्ट 5 mm पे, अपनी ऑक्सीजन को अनलोड करने के लिए ढंग से तैयार नहीं है। तो इसी वजह से अगर हम देखें 20 mm स्पॉट पे, ये रहा 20 mm पार्शियल प्रेशर पे भी ये अपनी 80% के करीब सैचुरेशन लेके बैठा होता है, यानी ये अपनी ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहा है। इसी वजह से इसे एक इफेक्टिव कैरियर नहीं कहा जाता। और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप किया जाएगा, व्हाई मायोग्लोबिन इज नॉट एन इफेक्टिव कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। आपका आंसर होगा बिकॉज इट डजंट लीव इट्स ऑक्सीजन इवन एट द लो पार्शियल प्रेशर। लो partial pressure like partial pressure 20 or 5 mm, even at 5 mm, that is very less partial pressure. At this partial pressure it is not ready to give up its oxygen. It serves as oxygen donor. तो ये काम कब करेगा? ये ऑक्सीजन डोनेशन तब करेगा जब आपकी बॉडी में सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कंडीशन टोटली एनारोब कंडीशन के अंदर जा रही होती है। एक्सेसिव, अगर आप कहें कि एक्सरसाइज हो गई, ओवर रनिंग हो गई, जिस वजह से बॉडी बहुत लेथार्जिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है बुरे तरीके से। ऐसी कंडीशन में ये अपनी ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, तो काफ़ी कंजूस किस्म का है अगर मायोग्लोबिन देखा जाए ऑक्सीजन रिलीज करने के मामले में। तो
तो ये था केस ऑफ मायोग्लोबिन, केस ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है नर्वस रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन देख लेते हैं। हमारे अंदर ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, या हम कहें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है, ये नर्वस और केमिकल दोनों तरीके से रेगुलेट होता है। यहाँ पे मैंने नर्वस मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने केमिकल मेंशन किया है। तो नर्वस रेगुलेशन के लिए खास क्या है? देयर आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स which are located in pons vareli and medulla oblongata। अब ये pons vareli and medulla oblongata क्या है? अगर आपके ब्रेन को देखा जाए, ब्रेन 3 हिस्सों में डिविजिबल होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर और मिड को छोड़िए, हाइंड ब्रेन में जाते हैं। हाइंड ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, कौन से? pons vareli, medulla oblongata एंड सेरेबेलम। अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से बायोलॉजी किया है तो आपको इन तीनों हिस्सों के बारे में पता होगा। ये पीछे जो है, जैसे सेरेबेलम अपर जो होता है, ये जो स्वेलिंग है दैट इज pons vareli, और लोअर स्वेलिंग का नाम होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, मैंने मेंशन कर दिया है। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए बैठे होते हैं कहाँ पे? पॉन्स और मेड्यूला के अंदर, जो कि आपके ब्रीदिंग की नर्वस रेगुलेशन करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला, बिल्कुल टॉप पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमोटैक्सिक के बेसिस पे ही आता है। न्यूमोटैक्सिक की लोकेशन क्या है? आप देख पा रहे हैं इस हिस्से में है, दैट इज pons vareli। एमसीक्यू यही है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ न्यूमोटैक्सिक एरिया? द आंसर इज pons vareli। न्यूमोटैक्सिक के जस्ट नीचे है एपन्यूस्टिक एरिया। एपन्यूस्टिक का काम क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक से सिग्नल पकड़ता है और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स तक ले जाता है। तो एपन्यूस्टिक के बाद नीचे मेड्यूला रीजन के अंदर 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड वेंट्रल। सामने की तरफ देखा जाए, जैसे फोर ब्रेन इधर है, तो सामने की तरफ देखा जाए डॉर्सल साइड में हमारे पास डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, और पीछे वाली साइड में वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ओके, तो इन सभी के काम देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यूमोटैक्सिक, सबसे टॉप वाला। ये क्या करता है? सबसे पहले इसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट्स ऑफ pons vareli। इसका काम क्या है? इंस्पिरेशन, यानी ब्रीद इन की लिमिट को डिफाइन करना। जरूरत से ज्यादा ब्रीद इन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंग कैपेसिटी एक्सीड होने के चांसेस में लंग बर्स्ट कर जाते हैं। तो इंस्पिरेशन की लिमिट बनाना। दूसरा, अगर इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए, अगर न्यूमोटैक्सिक न्यूरॉन्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड किया जाए रेस्पिरेटरी मसल्स तक, तो ब्रीदिंग बहुत ही रैपिड हो जाती है। अगर वीक सिग्नल भेजा जाए तो लंबे लंबे सांस भरे जाते हैं। तो जैसे आप देख पाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं तो न्यूमोटैक्सिक एरिया से स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड होते हैं, जिस वजह से हमारी जो ब्रीदिंग है वो रैपिड हो जाती है। नेक्स्ट एरिया इज एपन्यूस्टिक। ये क्या करता है? ये सिग्नल ट्रांसमिशन करता है न्यूमोटैक्सिक और डॉर्सल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल इसके थ्रू होके आएगा, एपन्यूस्टिक के थ्रू। इसकी लोकेशन ये पॉन्स के अपर साइड में था, और एपन्यूस्टिक जो है वो पॉन्स के लोअर साइड में मिलेगा, पॉन्स के लोअर पार्ट में। इसका काम क्या है? इंस्पिरेशन की डेप्थ को कंट्रोल करना। मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर सांस खींचने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गहरी सांस खींच सकते हैं वो डिफाइन करेगा एपन्यूस्टिक एरिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डॉर्सल एंड वेंट्रल। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर होने की वजह से वेंट्रल मैंने इस साइड में लिख दिया, डॉर्सल इस साइड में। वैसे स्विच होना चाहिए था लोकेशन के बेसिस पे, डॉर्सल मुझे इधर लिखना चाहिए था, वेंट्रल पीछे वाली साइड है तो इधर लिखना चाहिए। तो उस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हुइएगा, ये सिर्फ लिखने में ही एरर है। तो डॉर्सल इधर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉर्सल। डॉर्सल का काम क्या है? ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा की फ्रंट पोजीशन की तरफ है। इसका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम को कंट्रोल करता है। इसके डायरेक्ट सिग्नल इंटरकॉस्टल और डायाफ्राम के पास जाते हैं, और इसकी वजह से ये दोनों कंट्रैक्ट कर जाते हैं। और आप जानते हैं जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट होगा वो फ्लैट हो जाएगा, इंटरकॉस्टल जब कंट्रैक्ट करती हैं तो वो एलिवेट होती हैं।
और ऐसे केस में थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिस वजह से एयर ब्रीथ इन होती है। इट सेंड्स सिग्नल्स टू मसल्स फॉर 2 सेकेंड विच कॉजेज इंस्पिरेशन। ये तो हमें पता है, जब कंट्रैक्शन के सिग्नल गए तो इंटरकॉस्टल डायफ्राम दोनों में कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और दोनों कंट्रैक्ट होने के केस में जो एयर है वो इन आएगी, दैट मीन्स इंस्पिरेशन हो जाएगी। 2 सेकंड के लिए सिग्नल भेजने के बाद ये 3 सेकंड के लिए साइलेंट रहता है, मतलब कोई सिग्नल नहीं भेजा जाएगा, तो पैसिवली क्या होगा, एक्सपिरेशन हो जाएगी। ओके, तो वेंट्रल ग्रुप का काम क्या है, दिस सेंड्स सिग्नल्स फॉर इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन। ये नॉर्मल ब्रीथ के दौरान इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब आपकी ब्रीदिंग बहुत ही रैपिड होती है उस केस में ये एक्टिव रहते हैं। तो इनका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आपने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किया था, उसमें आपको डॉर्सल का काम पता होना चाहिए। तो इन चारों में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, न्यूमोटैक्सिक एंड डॉर्सल। नो डाउट ये टॉपिक कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ न्यूमोटैक्सिक और डॉर्सल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बुक में चारों मेंशन्ड है, इसी वजह से मैं भी आपको चारों करवा रहा हूँ। तो ये था नर्वस कंट्रोल। अगर बात की जाए केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल किस तरीके से होगा ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर, हमारे एनाटॉमिकल सिस्टम में अगर जाएं, टिश्यू लेवल पे जाएं, तो 2 जगह पे केमो रिसेप्टर्स होते हैं। मैं केमिकल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा ब्लड को, ब्लड की पीएच को चेक किया जाएगा, और उस हिसाब से ब्रीद इन ब्रीद आउट को फास्ट या स्लो किया जाएगा। क्योंकि जानते हैं जब ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिटी की तरफ बढ़ती है, यानी एच आयंस बढ़ने की कोशिश करते हैं, नो डाउट हेमोग्लोबिन उन्हें सैचुरेट कर देगा, पर फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए तो वो हमारे पास ब्लड के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे। तो केमो रिसेप्टर एच आयन की कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। अगर एच आयन बढ़े हैं तो दैट मीन्स CO2 का लेवल अप है। CO2 का लेवल अप है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फटाफट से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी ताकि CO2 के बढ़े हुए अमाउंट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, प्लस आपको फटाफट CO2 को बाहर भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स की बात करते हैं। जो हुआ पेरिफेरल, वो कहाँ मिलेगा, आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। आर्क ऑफ आयोटा, शायद आपको याद होगा, हार्ट के ऊपर एक बड़ा सा डोम होता है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के वेरियस हिस्सों में भेजा जा रहा है। तो आर्क ऑफ आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी के अंदर पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, लगातार ब्लड की पीएच, जो उसमें से ब्लड गुजर रहा है उसकी पीएच को चेक करेंगे। अगर CO2 ज़्यादा हुई तो एच आयन भी ज़्यादा होंगे, एच आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच फॉल करेगी, यानी एसिडिटी की तरफ जाएगी। उस टाइम रैपिड ब्रीदिंग करके फटाफट ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाएगी और फटाफट ज़्यादा CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, ये कहाँ होते हैं, मेड्यूला के अंदर होते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा में क्यों, क्योंकि यहाँ पे खास तरीके का एक सिस्टम आता है जिसे कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। व्हाट इज अ कोरोइड प्लेक्सस, ये क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, जहां पे ब्लड फिल्टर होके उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो मेड्यूला रीजन के अंदर जो केमो रिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पीएच चेक करेंगे। और मेड्यूला रीजन के अंदर आप जानते हैं डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स हैं, इसके थ्रू क्या करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट की स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, कंट्रोल करने से पहले पता तो होना चाहिए कि ब्लड में दिक्कत क्या है। वो दिक्कत को कौन सेंस करेगा, सेंट्रल केमो रिसेप्टर, जो ECF यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी मैं टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो मैंने बताया कोरोइड प्लेक्सस के अंदर तैयार किया गया है, उसे चेक किया जाएगा, उसकी पीएच चेक किया जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड में एच आयन की डिस्टर्बेंस है, वही डिस्टर्बेंस आगे जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाया जाएगा उसमें आएगी, वही ब्लड कैपिलरीज में से जब टिश्यू फ्लूइड निकल के टिश्यूज के अंदर आ रहा है उसमें भी वही डिस्टर्बेंस शो होगी। तो उसे मेड्यूला के अंदर पड़े क्या सेंट्रल केमो रिसेप्टर चेक कर लेंगे, और अल्टीमेटली जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें गाइड कर देंगे कि अब ब्रीदिंग को फास्ट या स्लो करने का टाइम आ चुका है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है जिसका नाम है
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज़रा चेकआउट कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है जल्दी से। सबसे पहली बीमारी का नाम है एस्थमा। एस्थमा आपने बहुत ध्यान से देखा भी होगा, बहुत से लोग हाथ में पंप सा लिए घूमते हैं, जब भी उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है वो पंप को काफ़ी बार दबा देते हैं और ज़ोर से सांस खींचते हैं और बाद में उनकी जो ब्रीद है वो नॉर्मल हो जाती है। तो एक्चुअल में ये है क्या, एलर्जिन मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, कईयों को इवन परफ्यूम से भी प्रॉब्लम होती है, तो वो एलर्जी कॉज करने का काम करते हैं। ऐसी चीज़ें जो एलर्जी कॉज करती हैं दे आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। ये क्या करते हैं, ये ब्रोंकियोल की सेंसिटिविटी को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वो सोलन अप हो जाता है और आपको एक्सपीरेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एस्थमा के केस में सांस खींचने की दिक्कत नहीं होती है, सांस छोड़ने की दिक्कत होती है। दैट वाज एस्थमा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा, जो आप काम काज करते हैं, दैट इज योर ऑक्यूपेशन। जैसे मेरा ऑक्यूपेशन, आई एम अ लेक्चरर। कोई और है जिसकी शॉप है जहाँ पे वो करियाना की दुकान करता है, दैट इज हिज ऑक्यूपेशन। आपके फादर का ऑक्यूपेशन इज अ बिजनेसमैन, इज अ टीचर, इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या है, दो बीमारियां हैं, एक होता है सिलिकोसिस और एक होता है एस्बेस्टोसिस। हजारों साल पहले एस्बेस्टोसिस को डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन सिलिकोसिस कुछ 100 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है। जो मजदूर सिलिका की खदानों में काम करते हैं, वहाँ पे लगातार रेत के अंदर जो सिलिका का कंटेंट होता है वो डस्ट की फॉर्म में उड़ता रहता है और इनहेलेशन के दौरान वो लंग्स के अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होगा, लंग्स में डैमेज आएगी, और लंग्स में जो डैमेज आएगी, जब आप एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, बेसिकली एक्सरे ही होता है जब करवाते हैं, तो आपको लंग्स के अपर हिस्से में डैमेज दिखाई देगी। ये सिलिकोसिस की खासियत होती है। एस्बेस्टॉस आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कई घरों के ऊपर सफ़ेद से कलर की वेवी सी चादरें पड़ी होती हैं। जो लोग घरों के ऊपर लेंटर नहीं डलवाते हैं, उनके घरों के ऊपर वेव की फॉर्म में सीमेंट की चादरें सी डाल रखी होती हैं। आजकल तो सीमेंट की चादरें चलती हैं, इससे पहले 10-20 साल पहले ही वाइट से कलर की चादरें आती थी जिन्हें एस्बेस्टॉस के मटेरियल से बना हुआ कहते थे। अब एस्बेस्टॉस की भी खदानें होती हैं, उन खदानों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो रेगुलरली एस्बेस्टॉस के कंटेंट को इनहेल करते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप एक्सरे करवाएंगे ऐसे मजदूर का जो एस्बेस्टॉस की खदान में काम करता है और उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसके लंग्स के लोअर पार्ट के अंदर डैमेज शो होगी। सिलिकोसिस के केस में अपर पार्ट के अंदर लंग डैमेज आएगी एक्सरे में, और एस्बेस्टॉस के केस में लोअर पार्ट के अंदर डैमेज आती है। कारण आपके कंसर्न का नहीं है कि इसका रीज़न क्या होता है, मैं इतनी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, वो तो कॉमन सेंस की बात है। अगर सिलिका की खदान में काम कर रहा है तो सिलिकोसिस ही होगा, एस्बेस्टोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैक्टीरियल कारण एक स्ट्रेन मिलती है माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजाe, लेकिन जनरली इसे सिर्फ फ्लू कहा जाता है और ये सिर्फ वायरल होता है। ओके, मैंने बैक्टीरियल इसलिए लिखा क्योंकि एक एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का, लेकिन उससे होने वाला डिजीज इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजाe। उसकी वजह से न्यूमोनिया का एक टाइप होता है। तो न्यूमोनिया और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है हम ये भी देखेंगे, क्योंकि अगली डिजीज मेरे पास न्यूमोनिया ही है। तो एक फ्लू एक वायरल कंडीशन है, इस दौरान कोल्ड जैसे सिम्टम आते हैं और पेनफुल ब्रीदिंग आता है, थोड़ा बहुत पेनफुल ब्रीदिंग आएगा। न्यूमोनिया ये ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत कम पेनफुल ब्रीदिंग होती है। न्यूमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया से होता है, और इसकी वजह से होता क्या है, एल्वलाई की मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकस की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होने के कारण म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। अब एल्वलाई के ऊपर म्यूकस की लेयर आ गई, दैट मीन्स एल्वलाई में से गैसियस एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाएगा। ओके, और इस वजह से ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो फ्लू और न्यूमोनिया में डिफरेंस क्या होता है? फ्लू वायरल होता है और न्यूमोनिया बैक्टीरियल होता है। पहली बात, फ्लू सडनली अपीयर होता है क्योंकि वायरस की वजह से जो डिजीज होते हैं वो सडनली ही अपीयर करते हैं, जो जेन्युइन वायरस वाले केस होते हैं। लेकिन जो न्यूमोनिया होता है वो डेवलप होने में टाइम लेता है। फ्लू की वजह से फटीग ज़्यादा होती है,
बुखार 100 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 फ़ारेनहाइट तक होता है। डिग्री सेल्सियस में तो आप उबलना स्टार्ट कर देंगे। तो 100 के करीब का बुखार रहता है, फटीग ज़्यादा रहती है, लेथार्जी यानी थकावट बहुत रहती है, और जो डेवलपमेंट है इस डिजीज़ की वो जल्दी से आती है। हल्के फुल्के कोल्ड जैसे सिम्टम रहेंगे, ड्राई कफ आएगी फ्लू के केस में। न्यूमोनिया के केस में म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन है तो कफ ड्राई नहीं होगी, कफ म्यूकस वाली होगी। ये लंबा टाइम लेता है डेवलप होने के लिए, कारण ये बैक्टीरियल है। तीसरा, इसमें नाखूनों का कलर और जो टंग का कलर है वो ब्लू पड़ने लग जाता है। इसकी वजह से लंग्स के अंदर डैमेज आती है, पेनफुल ब्रीदिंग होती है, बहुत पेनफुल ब्रीदिंग होती है, और बुखार 105 तक पहुंच जाता है। ये डिफरेंस होता है न्यूमोनिया और फ्लू के बीच में। नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी कहते हैं। बैक्टीरियल है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से लंग्स की ल्यूरल मेम्ब्रेन में डैमेज आती है। आपको ल्यूरल मेम्ब्रेन नहीं बताया तो आप पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने लंग्स के बारे में बताया था और लंग्स की मेम्ब्रेन के बारे में दिखाया था। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर वो होगा। तो ल्यूरल मेम्ब्रेन में डैमेज आ जाती है, लंग्स टिश्यू, उसमें प्रॉपर टिश्यू की बजाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। ओके, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या है? अगर आप अपने पड़ोसी का गला दबा देंगे या उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश करेंगे तो उसके सांस लेने वाला जो मेथड है या पैसेज है उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। सपोज आप किसी का गला दबा रहे हैं तो सांस लेने में वैसे ही तकलीफ हो जाएगी, कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है रेस्पिरेटरी पैसेज में। जब आप डूब रहे हैं, आजकल तो वैसे ही कल बारिश काफ़ी अच्छी हुई है तो डूबने वाले चांसेस बने हुए हैं, तो अगर आप डूबते हैं तब भी एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, और इन दोनों कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज या रेस्पिरेटरी पैसेज इज नोन एज एस्फेक्सिया, और ये डूबने या गला दबाने की वजह से होता है। सामने वाले को होगा जिसका आप गला दबा रहे हैं, आपका खुद का नहीं होगा। नेक्स्ट इज एम्फेसेमा, ये स्मोकिंग से रिलेटेड है। आपके एल्वलाई की जो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है, मैंने आपको करवाया हुआ है ये टॉपिक, एल्वलाई की स्ट्रक्चर। तो आपके एल्वलाई की जो सिंगल मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम की, उसमें से गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें टार बनता है। वो टार क्या करता है? एल्वलाई की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। अब एक पैचवर्क चलता है। पैचवर्क का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कई बार सड़कों पे खड्डे पड़ जाते हैं, सड़क का मटेरियल डालने की बजाय कूड़ा करकट या रेत बजरी वगैरह थोड़ी बहुत डाल दी जाती है, वो एक पैचवर्क हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हुई, थोड़ी बहुत ये आंधी वगैरह चली तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, वो खड्डा फिर से वैसे ही आ जाएगा। सेम चीज़ लंग्स के केस में है। एल्वलाई की जो मेम्ब्रेन है उससे एल्वलाई की मेम्ब्रेन ही होना चाहिए, लेकिन डैमेज होने के केस में फटाफट पैचवर्क करने की कोशिश में आपकी बॉडी क्या करती है? वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना देती है, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से एल्वलाई की फूलने की और कंस्ट्रक्ट होने की जो कैपेबिलिटी है उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन आती है, जिस वजह से सांस फूलने लगती है, ढंग से इलास्टिसिटी नहीं हो पाती है। दिस इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बाय एल्वलाई, इट इज ड्यू टू स्मोकिंग। वजह मैंने आपको बता दी, रेगुलर टिश्यू रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से। लास्ट वन इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई का मतलब होता है, ब्रोंकाई आप जानते हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होगा? गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करने वाली, उनका काउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, कंडीशन को हाइपरप्लाइसिया कहा जाता है। इस दौरान थिक और ग्रे येलो म्यूकस बनता है, और ये म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्री को, आपके ब्रोंकियल ट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, और इस वजह से सांस लेने में तकलीफ आती है। दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे सारे डिजीज खत्म होते हैं, सारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आप एक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन का। विद इन 2 days हम रेस्पिरेशन का टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, इस बार ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच।